तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे उस फैक्शन का यूज करना है जिसमें कि तुम खुद को वेपन में बदल सकती हो। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो भी ओके बोलते के साथ ही वहाँ पर एक धनुष में बदल जाती है। और वहाँ पर धनुष में बदल जाने के बाद जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि यहाँ पर इस धनुष और जो तीर की पावर है वो मेरी एक्सपेक्टेशन के बाहर है, तो इसीलिए मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकती। लेकिन क्या इससे अलग कोई और रिक्वेस्ट आप मुझसे करना चाहते हो? जो सुनकर जो चैनी होता है वो जियाओशी से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि वो वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन का हाईएस्ट लेवल क्या है। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर, इस वुहू वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल पर्सन जो है वो केवल अभी यूनिवर्स कंडेंस रियलम पर पहुंचा है, जो भी कि अभी के टाइम पर इस सामने वाले पैलेस के अंदर ही मौजूद है। और गाइज मैं आपको बता दूं, जो यूनिवर्स कंडेंस रियलम है ये कल्टीवेशन के 7th लेवल पर आता है और उसी के साथ में ये हेवन एंड ह्यूमन रियलम से 2 लेवल ऊपर है। और अब जियाओशी की इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि सामने पहले से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर कोई हमारी तरफ ही आ रहा है। जो सुनते के साथ ही चैनी भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो यूनिवर्स का जो एम्परर होता है वो बाहर आ चुका होता है। वो बाहर आने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे वुहू पैलेस के अंदर आकर अटैक करने की। और इतना बोलते कि शादी जैसे ही वो एम्परर जो होता है वो सामने की तरफ देखता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो लिनफी है वो सीधे एरो को उसी की तरफ कर कर खड़ा हुआ है। और अब चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि अपनी एनर्जी को जितना ज़्यादा हो सके उतने कंट्रोल में रखना, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ लाइफ को जिंदा छोड़ना चाहता हूँ ताकि मैं उनसे थोड़े सवाल कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, जो पावर है वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो शहरों को सीधे एम्परर की तरफ शूट कर देता है, जो कि सीधे जाकर एम्परर से टकराता है। जो देखकर वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिस कारण वो जो पैलेस होता है वो भी वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम उस धमाके को बहुत दूर तक भी देख पाते हैं। जिसके बाद हम कैट गर्ल को देखते हैं जिसे कि ये अटैक दिख चुका होता है और वो इस अटैक को देखने के बाद बोलती है कि लगता है कि योर मेजेस्टी ने अटैक करना शुरू कर दिया है, तो अब मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं लगा सकती, मुझे यहाँ से जल्द इन कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करना होगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू दोबारा से चैनी के ऊपर ही आ जाता है, जहाँ पर कि हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर कि एरो टकराया था और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वोल्केनो जैसी जगह बन चुकी होती है एरो के टकराने के कारण। जिसके बाद अब हम जियाओशी को देखते हैं जिसकी हालत जो होती है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर इस एरो ने तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी। लेकिन उसके बाद भी आपने जैसा मैंने कहा था इसकी स्ट्रेंथ को मैंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है, लेकिन अब मुझे थोड़ा आराम करना होगा। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे अपनी बॉडी के अंदर डालते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो। और उसके इतना बोलते कि शादी में एम्परर को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और अब वो चैनी से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे जैसे किसी पर्सन के साथ में कभी कुछ गलत किया हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन और बिना कुछ कहे तुमने यहाँ पर मेरे पैलेस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट क्यों कर दिया है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो से बोलता है कि देखो, तुम और मैं दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अनजान है और मैं इस एरा से बिलोंग नहीं करता हूँ। बस मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे एक चीज़ कंफर्म करनी है। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो वो वर्ल्ड है वो बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर जो थाउजेंडों क्रिएचर है उन्हें प्रिजन करता हुआ आ रहा है, और उन क्रिएचरों और जो हजारों वर्ल्ड है उनकी पावर से जो एंशिएंट गॉड है उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। और मैं यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ कि अंडरग्राउंड में तुमने 7 इनकम्प्लीट गॉडों को रखा हुआ है जिनकी जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ है वो जैसा छोटा सा यूनिवर्स नहीं कर सकता, तो मुझे बताओ कि आखिर इन सब के पीछे कौन है, वो आखिर कौन है जो कि एंशिएंट गॉड को यहाँ पर दोबारा से जिंदा करना चाह रहा है। जो सुनते के साथ ही तो वो जो एम्परर होता है वो भी बहुत शौक हो जाता है और वो शौक होते भी बोलता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। और इतना बोलते कि शादी वो जो एम्परर होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए चैनी से बोलता है कि बेवकूफ़ टोइस्ट कहीं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बता सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपनी एनर्जी को निकालते हुए उसे बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर बोलते हो या नहीं बोलते हो, क्योंकि तुम्हारी जुबान खुलवाने के मेरे पास में और भी बहुत सारे तरीके हैं। और इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो अपने हाथ को उस एम्परर के सर के ऊपर रख देता है, जो देखकर तो एम्परर की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो। लेकिन चैनी जो होता है वो बिना उसे कोई जवाब दिए उसकी बॉडी के अंदर से जो उसकी सोल होती है उसे बाहर निकाल लेता है और उसके बाहर निकालते हुए हाथ को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। जो देखते के साथ ही वो एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे गॉड हेड को टच करने की कोशिश मत करना।
और उसके इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो भी एकदम से थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो वो एम्परर था उसकी बॉडी और जो सोल है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गई है। और उस टेक्निक को देखने के बाद चैनी जो होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक है, और ये सेम वही टेक्निक है जो कि हेवनली डाउ ने अपनाई थी, जो कि मुझे टाइम वर्ल्ड के अंदर मिला था। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है, और वो सीरियस होकर सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम इस चीज़ से डर रहे हो कि कहीं मैं तुम्हारे बारे में पता ना लगा लूँ, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे हाथों से कब तक बच पाओगे। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि ज़मीन के नीचे से निकलकर बाहर आने लगता है, जिसके ऊपर जो चैनी होता है उसका भी ध्यान चला जाता है। और उसे देखते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उस बंदे के पास में आ जाता है, और उस बंदे के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि सर प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत मारना, क्योंकि मैं वो वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं तो यहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड की तरफ से यहाँ पर घूमने के लिए आया था, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और एंशिएंट वर्ल्ड का नाम सुनते के साथ ही चैनी भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये पर्सन एंशिएंट वर्ल्ड से है जहाँ से कि चोंगहुआ बिलोंग करती है। और चैनी ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तब जैसे ही वो बंदा चैनी की तरफ देखता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम तो वही यूजलेस पर्सन हो जिसके कि जो मेरिडियन थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, और वो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता था, तो फिर आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे बन गए। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए उससे पूछता है कि ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ कि मैं आखिर कौन हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए चैनी से बोलता है कि तुम्हारा नाम चैनी है और तुम स्कारलेट फ्लेम सेंट चोंगहुआ के हस्बैंड हो। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि यहाँ पर जो चोंगहुआ है केवल उसकी मेमोरी के ही साथ में यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं की गई, बल्कि मुझे एक इल्यूजन बनाकर इन सभी की मेमोरी के अंदर डाला गया है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हमारा व्यू जो होता है वो यूनमेंग जी वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी बीस्ट जो होते हैं वो किसी से घबरा कर फुल स्पीड में भाग रहे होते हैं। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि उनका पीछा कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओ टाओ कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कहीं से जो एक ईंट होती है वो सीधे आकर ज़ियाओ टाओ को टकराती है, और अब हमें पता लगता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि ज़ियाओ ज़ियो ने मारी होती है। और अब ज़ियाओ ज़ियो जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ज़ियाओ टाओ से बोलती है कि तुम बेवकूफ़ी इडियट कहेंगी, क्या तुम भूल गई होगी और मैजेस्टी ने कहा था कि ये यहाँ पर बस सर्वेंट है, तुम इन लोगों को यहाँ पर खा नहीं सकती, क्या तुम इस चीज़ को भूल गई। जो सुनते के साथ ही ज़ियाओ टाओ जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि मैं उन्हें खा नहीं रही थी, मैं तो बस उनके साथ में खेल रही थी। जो सुनकर ज़ियाओ ज़ियो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम अभी भी खेलने के मूड में हो, क्या तुम भूल गए कि जिस सिस्टर वुलिंग ने हमें क्या टास्क दिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों पहले चाइनीज का जो स्मॉल वर्ल्ड होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियाओ टियाओ और जियाओ जियो खड़ी होती है, जहाँ पर कि हम एक आवाज़ को सुनते हैं जो कि उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम दोनों को इम्पोर्टेंट टास्क दिया जाने वाला है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जियो जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, बताइए हमें क्या टास्क मिलने वाला है। और जो जियाओ टाओ होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या हमें खाने के लिए खाना मिलेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो सामने बैठी हुई लड़की होती है वो उन दोनों से बोलती है कि रिसेंटली तुम जानते हो कि जो और मैजेस्टी है वो एक वो लड़की से मिले है, लेकिन मैं उस लड़की की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में जानना चाहती हूँ, तो इसीलिए यहाँ से जाने के बाद तुम दोनों को उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। लेकिन इस चीज़ का उसे कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उसके ऊपर नज़र रख रहे हो, और जैसे ही उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता लगे तो तुम यहाँ पर आकर मुझे रिपोर्ट करोगी। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, कि ये चीफ सुपरवाइजर जो वुलिंग है उसकी रियल बॉडी है। और अब वुलिंग की बातों को सुनने के बाद जियाओ जियो और जो जियाओ टाओ होती है वो दोनों बहुत ही फनी तरह से उसे बोलते हैं कि सिस्टर वुलिंग आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके टास्क को कंप्लीट जरूर करेंगे। और अब इस चीज़ को याद करने के बाद जियाओ टाओ जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि हाँ मुझे याद आ गया, सिस्टर वुलिंग ने हमें उस लड़की के ऊपर नज़र रखने के लिए बोला था, लेकिन वो तो 3 दिन से घर से बाहर ही नहीं आई है, बस जो लिटिल डिसाइबल है वही हमारे लिए लेकर यहाँ पर खाना आ जाती है। जो सुनकर जियाओ जियो जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ जो लिटिल डिसाइपल है वो सच में बहुत प्यारी है, क्योंकि अगर वो हमारे लिए खाना लेकर नहीं आती तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक हम उसके ऊपर नज़र रख पाते। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर छुपते हुए बोलते हैं कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें उस लड़की के ऊपर नज़र बनाकर रखनी है। तभी जियाओ टाओ भी बोलती है कि हाँ नज़र बनाकर रखेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि चोंगहुआ को ही देख रही होती है, और वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचती है कि 3 दिन से जो सीनियर चोंगहुआ है वो यहीं पर ही बैठकर कल्टीवेशन करे जा रही है, यहाँ से वो निकल कर बाहर भी नहीं गई, और पिछले 3 दिनों से बस ये थोड़ा बहुत खाती है और दोबारा से कल्टीवेशन करने लग जाती है। और इस बीच में इन्होंने बहुत ही कम भी बातें की है, और उसी के साथ में कल्टीवेशन के दौरान इनकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है।
और इतना सोचते के साथ ही किंजियान जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से रोते हुए बोलती है कि मास्टर आप कब तक आओगे, क्योंकि मुझसे ये सिचुएशन ज़्यादा देर तक नहीं सही जा रही। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चोंग हुआ होती है वो भी अपनी आंखों को खोलकर किंजियान की तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी जो किंजियान होती है वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। जो देखते के साथ ही चोंग हुआ जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर आ सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो उसके पास में आकर बैठ जाती है, लेकिन वो उससे काफ़ी डर रही होती है। जो देखते के साथ ही चोंग हुआ जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम आखिर मुझसे इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो उसको बताती है कि नहीं नहीं, मैं आपसे डर नहीं रही हूँ, बस आपकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। जो सुनकर चोंगवा जो होती है वो किंजियान को बताती है कि देखो, मैं एंशिएंट वर्ल्ड की क्वीन हूँ, जिस कारण मुझे बैटलफील्ड के अंदर बहुत बार लाइफ एंड डेथ फाइट को करना पड़ता है, जिस कारण मुझे फाइट के दौरान पता नहीं कितने ज़्यादा लोगों को भी मारना पड़ा है। इसीलिए मेरे ओरा के अंदर जो मर्डरस हो रहा है वो भी मिक्स हो चुका है। तो इसीलिए जब मैं कल्टीवेशन करती हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर से मर्डरस ओरा भी रिलीज होता है। लेकिन अगर तुम्हें मेरे मर्डरस ओरा से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर रह सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाली। मैंने चैनी से वादा किया था कि उसके आने तक मैं यहीं पर ही रुकूंगी। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो चोंगवा से बोलती है कि सीनियर, आप पिछले कई दिनों से लगातार कल्टीवेशन कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपकी इंजरी जो है वो अभी तक हील नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जो मेरे मास्टर है वो हमेशा ही कहते हैं, जो कल्टीवेटर होते हैं उन्हें केवल कल्टीवेशन के ऊपर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें मिनिमम टाइम सोना भी चाहिए और रेस्ट भी करना चाहिए। इससे जो बॉडी होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है। जो सुनते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो किंजियान से बोलती है कि मुझे कल्टीवेशन का लेवल या फिर इस इंजरी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारे मास्टर को खोने से। क्योंकि जब मैंने तुम्हारे मास्टर को खो दिया था तो उसके बाद मेरे दिल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बोझ बढ़ गया था, और मैं पता नहीं कब से सुकून की नींद भी नहीं सो पाई हूँ। और इतना बोलकर चोंगवा जो होती है वो किंजियान की तरफ देखने लगती है, और वो किंजियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि वैसे भी तुम यहाँ पर खाना वाना देने तो आती ही हो, तो तुम यहाँ पर ही क्यों नहीं रुक जाती? क्या तुम्हें मेरे ओरा से यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील होता है? जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उसे मना करते हुए उसे बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात वो है कि साइड में ही एक कैबिन है जिसमें कि मास्टर और मैं पहले से ही रुकते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं वहीं पर ही रहती हूँ। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो भी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, और वो सरप्राइज होते हुए किंजियान से बोलती है कि वो जगह जहाँ पर की चैनी और तुम एक साथ रहते आ रहे हो। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उसको बताती है कि हाँ, हमारे रुकने की जगह वहीं पर ही है, और यहाँ पर मेरा जो एल्केमी का फाइनेंस है और उससे अलग फोर्जिंग करने की टेबल है और किचन का सामान और उसी के साथ में जितने इंग्रेडिएंट्स है वे सभी भी यहीं पर ही रखे हुए हैं। और किचन के यहीं पर ही होने के कारण मैं आराम से खाना बनाकर आपको डिलीवर कर देती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चोंगहुआ जो होती है वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। जो देखते के साथ ही किंजियान जो होती है वो चोंगहुआ से पूछती है कि सीनियर, आप कहाँ पर जा रही हो? जो सुनकर चोंगहुआ जो होती है वो किंजियान से बोलती है कि क्या वो वही जगह है जहाँ पर कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे हील किया था? जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो भी उसे हाँ बोल देती है। और उसके इतना बोलते के शादी में हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो चोंगहुआ को लेकर उस जगह पर आ चुकी होती है, और वहाँ पर आने के बाद किंजियान जो होती है वो चोंगहुआ से बोलती है, सीनियर चोंगवा, इस जगह को मैंने क्लीन नहीं किया है क्योंकि जो मास्टर है वो कई दिनों से यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए इस जगह पर मैं भी नहीं गई हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चोंगवा होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ टाओ और जो जियाओ जियाओ होते हैं वो दोनों आराम से सो रहे होते हैं। और इन दोनों की इस तरह की जासूसी को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बोलिंग है वो इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा पीटने वाली है। जिसके बाद अब चोंगहुआ जो होती है वो किंजियान से पूछती है कि तुम अपने मास्टर के साथ में यहाँ पर कब से रह रही हो? जो सुनने के बाद किंजियान जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे अच्छे से याद नहीं है। जब से मास्टर ने मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया है तब से मैं उनके साथ में यहीं पर ही रह रही हूँ। वैसे तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ, काफ़ी साल बीत चुके हैं। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो उस जगह को देखने लगती है, और वो उस जगह को देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर जो चैनी है उसके ऑरा को मैं महसूस कर सकती हूँ। इस चीज़ से ये क्लियर है कि वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इस जगह पर रह रहा है। और इतना बोलते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो जाकर जो चैनी का बेड होता है उसके ऊपर बैठ जाती है। जो देखकर किंजियान जो होती है वो चोंगहुआ को रोकते हुए बोलती है कि सीनियर, वो मास्टर का बेड है, प्लीज़ वहाँ पर मत बैठिए। जो सुनकर चोंगहुआ जो होती है वो किंजियान से बोलती है कि मैं जब उठी थी मैंने इस चीज़ को यहाँ पर फील किया है कि यहाँ पर और बाहर के मुकाबले टाइम में बहुत बड़ा अंतर है, और अगर चैनी बाहर एक दिन भी बिताएगा तो तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर महीनों बीत जाएंगे। तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मास्टर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर लेटी थी, क्योंकि जब तक तुम्हारे मास्टर आएंगे तब तक तो ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी होगी।
जो सुनकर चोंगवा जो होती है वो भी अपने सर को पकड़ते हुए ओके बोल देती है और वो अपने मन में सोचती है कि जो सीनियर चोंगवा है वो यहाँ पर एक गेस्ट है और उसी के साथ में मास्टर के साथ में पता नहीं इनका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप भी है और उन सबसे अलग ये मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ज़बरदस्ती इन्हें यहाँ से भगा पाऊंगी। तो इसीलिए सही यही रहेगा कि जैसे ये चाहती है सिचुएशन को वैसे ही चलने दिया जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन ये होता है उसकी वहाँ पर आवाज़ आती है जो कि किंजियान से बोलता है कि किंजियान मैंने यहाँ पर कुछ ढूंढा है जिसे कि मैं वहाँ पर भेज रहा हूँ। तो इसीलिए तुम चोंगहुआ को अपने साथ में बाहर लेकर जाओ और जो स्पेस है उसे ओपन करो क्योंकि मैं उसे वहाँ पर भेज रहा हूँ। जो सुनते ही किंजियान जो होती है वो भी मुस्कुराते हुए ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो चोंगहुआ को लेकर एक जगह पर आ चुकी होती है और वहाँ पर आने के बाद अब वो बोलती है कि मास्टर मैं तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से एक बंदा जो होता है वो सीधे आकर जमीन पर गिरता है। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिससे कि चैनी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। और अब उस पर्सन को देखने के बाद किंजियान जो होती है वो बोलती है कि मास्टर ने इस पर्सन को यहाँ पर क्यों भेजा है। और अब उस पर्सन को देखने के बाद जो कि चोंग हुआ होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि पिंचैंग तो ये तुम हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो कि जियान होता है उसकी वहाँ पर आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर चोंग हुआ से बोलता है कि ये जो पर्सन है ये तुम्हारे एंशियंट वर्ल्ड से बिलोंग करता है, तो इसीलिए इसके साथ में डील करने के लिए मैं तुम्हारे पास में इसे भेज रहा हूँ। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही जो पिंचैंग होता है उसका ध्यान वहाँ पर चोंग हुआ के ऊपर जाता है जिसे देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि और मेजेस्टी क्या आप अभी तक जिंदा हो। जो सुनते के साथ ही चौंक हुआ जो होती है वो उसे गुस्से में बोलती है कि क्या तुम्हें लगा था कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी। और इतना बोलने के बाद अब चोंगहुआ जो होती है वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए पिंचैंग से बोलती है कि पिंचैंग जब मैं एंशियंट वर्ल्ड की क्वीन बनी थी तो उस टाइम पर मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया था। मैंने आज तक भी तुम्हारे साथ में कुछ भी बुरा नहीं किया। इवन कि मैंने कभी तुम्हारे बैकग्राउंड के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। सभी लोग मुझे मना करते थे कि मैं तुम्हें इतनी अच्छे से ट्रीट ना करूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चोंगहुआ होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगती है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि उसके बाद भी तुमने मेरे खिलाफ लोगों की मीटिंग को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और उसी के साथ में तुमने मेरे खिलाफ एक टीम बनाई और तुम आउटसाइडरों को हमारे एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर लेकर आए। और अब चोंगहुआ की इस बात को सुनते के साथ ही पिंचैंग जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि और मेजेस्टी प्लीज मेरी बात को सुनिए। लेकिन हम देखते हैं कि चोंगहुआ जो होती है वो उसकी बात को बिल्कुल भी ना सुनते हुए गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलती है कि मुझे चुपचाप बस एक बात का जवाब दो कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। जो सुनते के साथ ही अब इंजैंग जो होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो ज़मीन पर गिरने के बाद चोंगहुआ से बोलता है कि और मेजेस्टी अगर आप मुझे मारना चाहती हो तो आप बेफिक्र मुझे मार सकती हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन यूफू जो था उसने मेरी फैमिली को कैप्चर कर लिया था और उसने मुझे मजबूर किया आपको वहाँ पर पॉइजन देने के लिए। मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं थी, मुझे उन लोगों को ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने यहाँ पर योर मेजेस्टी को धोखा दिया है, तो इसीलिए अगर योर मेजेस्टी मुझे चाहती है तो वे मुझे यहाँ पर मार सकती है। लेकिन योर मेजेस्टी मेरी फैमिली के जो लोग हैं वो बेकसूर है, उसका इन चीज़ में कोई भी हाथ नहीं था। तो इसीलिए प्लीज़ आप जो भी सज़ा देना चाहती हो आप मुझे दे सकते हो। प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ भी मत करना, मेरी फैमिली पूरी तरह से बेकसूर है, उनका इस चीज़ में कोई भी हाथ नहीं था। जो सुनते के साथ ही अब चोंगहुआ जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसे बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही अब जो पिंचैंग होता है वो शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि और मेजेस्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चोंगहुआ जो होती है वो उसके ऊपर अटैक कर कर उसके जो रस्सियाँ बंधी होती है उसे काट देती है। जो देखते के साथ ही पिंचैंग जो होता है उस वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चोंगहुआ से पूछता है कि और मेजेस्टी आपने मुझे क्यों नहीं मारा। जो सुनते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो उसे बोलती है कि तुमने जिस पॉइजन को मेरे ऊपर स्पेल किया था मैं उससे इम्यून हो चुकी हूँ और मेरे ब्लड के ऊपर अब उस पॉइजन का कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देने वाली हूँ, अगर तुम मुझसे नहीं डरते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक और चांस देती हूँ अपनी गलती को सुधारने का। तुम्हें यहाँ पर इस ब्लड को स्वैलो करना होगा और इस ब्लड को स्वैलो करते के साथ ही जो तुम्हारी लाइफ एंड डेथ है वो हमेशा मेरे हाथ में रहेगी। जो सुनते के साथ ही पिंचैंग जो होता है वो अब चोंगहुआ का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि और मेजेस्टी मुझे ना मारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलते के साथ ही वो उस ब्लड को निकल जाता है और उसे निकलने के बाद अब वो चोंगहुआ का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि और मेजेस्टी मुझे एक और मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मुझे चाहे मरना भी क्यों ना पड़ जाए लेकिन उसके बाद भी मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। और उसकी इस बात को सुनकर किंजियान जो होती है वो उसे बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास को बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। कभी भी मुझे धोखा देने या फिर मुझे मारने के ख्याल को अपने दिल के अंदर मत लेकर आना, क्योंकि अगर ऐसा तुमने किया तो ये जो ब्लड है ये पॉइजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा
और तुम्हारी वहीं ऑन द स्पॉट पर मौत हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा मेरी इस बात को ध्यान रखना और अपनी माइंड को हमेशा ही क्लियर रखना। जो सुनते के साथ ही अब जो पिंचैंग होता है वो चोंगहुआ से बोलता है कि ठीक है और मेजेस्टी मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन अभी मैं यहाँ से दूसरों वर्ल्डों के अंदर जा रहा हूँ ताकि मैं कैपेबल लोगों को अपनी आर्मी के अंदर रिक्रूट कर कर एंशियंट वर्ल्ड के ऊपर दोबारा से काउंटर अटैक को कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब चोंगहुआ जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वो ओल्ड कुत्ते यूफू और जो जूफान है उन लोगों ने पिछले इतने सालों से इसी चीज़ को प्लान किया हुआ था, क्योंकि वे लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे और वे दोनों एक साथ में आकर अपनी आर्मी को एक साथ कर लिया है। तो अभी की सिचुएशन में काउंटर अटैक करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जो सुनते के साथ ही पिंचंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तो फिर और मेजेस्टी अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो चोंगहुआ होती है वो उसे कुछ देते हुए उससे बोलती है कि सिंपली तुम्हें जो एंशिएंट वर्ल्ड है उसके अंदर वापस लौटना होगा और वहाँ पर मेरे फाइल होने की न्यूज को फैलाना होगा और सही टाइम को देखकर जो हेवनली ब्लड है उसे तुम्हें थ्रोन के अंदर डालना होगा, क्योंकि मैं उन दोनों कुत्तों को एक ही साथ में जो स्टोन है उसी से मारना चाहती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो अपने पास से एक स्क्रोल को निकाल लेती है और अब उस स्क्रॉल को लेने के बाद जो पिंचैंग होता है वो भी बोलता है कि ठीक है और मेजेस्टी मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब पिंचैंग जो होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।